आज हम लोगों का टॉपिक है 4th नंबर, जिसका नाम है द रीडिंग मैनिया। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है। लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा सा टॉपिक के हेडिंग पे ध्यान दिया जाए। लिखा हुआ है द रीडिंग मैनिया। मैनिया का मतलब होता है, मालूम क्या होता है? मैनिया का मतलब होता है आदत, एक ललक, एक सनक। मतलब कि किसी भी चीज़ों को लेकर जो है ना एकदम पागलपन हो जाना। बात समझ रहे हैं? जैसे किसी को बॉक्सिंग का शौक होता है, पूरा पागल हो जाता है। किसी को कबड्डी का शौक है, पूरा पागल हो जाता है, वो एकदम उसी की तरफ वो झोंक जाता है पूरा अपना, करना है तो करना है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट हो गया हमारा, बास्केटबॉल हो गया, मतलब जो भी चीज़ जिसको करने का जो मन हो उसके तरफ वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से अपना जी जान झोंक देता है। तो वही यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रीडिंग को लेकर लोगों के अंदर पागलपन कैसे आया। मतलब कि लोग अब इतना ज़्यादा पढ़ना क्यों चाह रहा है, बुक को रीड करना क्यों चाह रहा है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो आप टॉपिक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं टॉपिक, आप हेडिंग बिल्कुल डाल सकते हैं कि द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया इन यूरोप। यानी कि यूरोप में रीडिंग मैनिया किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण थे जो कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर थे, कौन से ऐसे ऐसे कारण थे जिसके वजह से यूरोप में अधिकतर लोग पढ़ना अब चाह रहा था, यानी कि हर कोई अब पढ़ना चाह रहा था, है ना। ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि द प्रिंट रेवोल्यूशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ रीडिंग मैनिया इन यूरोप। यानी कि प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब क्या, कि ऐसा दौर जहाँ पे कि पूरी तरीके से मार्केट जो है प्रिंटेड मटेरियल से ही भरा हुआ होगा, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल का ही एक क्रांति रहेगा, है ना। चलिए, तो इसमें आप ये भी टॉपिक हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन किस प्रकार से रीडिंग मैनिया को डेवलप कर दिया, कहाँ पर, यूरोप में। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली हम लोग इन दोनों हेडिंग को आप डाल सकते हैं, और इन दोनों हेडिंग से रिलेटेड यदि सवाल को पूछा जाए तो आप ये कुछ पॉइंट लिख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर लोग इतना ज़्यादा अब पढ़ना क्यों चाहते थे, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। By the end of the 18th century, in some parts of Europe, the literacy rate was as high as 60 to 80%. Schools were set up in villages. देखिए, सबसे पहला कारण लोग अब पढ़ना क्यों चाह रहे थे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे लोग क्या हो रहे थे, लिटरेट हो रहे थे, मतलब कि शिक्षित हो रहे थे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि अब जो है ना गरीब से गरीब फैमिली के पेरेंट्स भी अपने बच्चे को क्या करना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था भाई यदि इस भागती दुनिया में सर्वाइव करना है तो फिर अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पे हर एक पेरेंट्स क्या हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, और हर कोई अपने बच्चे को अब पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रहा है। यदि भागना है इसके साथ तब तो फिर आपको एजुकेट होना पड़ेगा। बेसिकली मतलब ये है कि अब जो है यूरोप में लोग जागरूक हो रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि लिटरेसी रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वाज एज हाई एज 60 to 80%। सोचो, यानी कि 60 से लेकर 80% तक लिटरेसी रेट बढ़ चुका था। अच्छा खासा ये रिपोर्ट है ना। आगे इसके लिए अब जब बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग शिक्षित अब होना चाह रहे हैं, तो गाँवों में भी स्कूल्स को खोला गया ताकि बच्चे वहाँ पे क्या कर सकें, आसानी से पढ़ सकें। उसके बाद न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर का ना नया नया फॉर्म आ रहा था, नया नया रूप आ रहा था, मतलब कि अलग अलग प्रकार का किताब छप रहा था, है ना। इसके बारे में क्या लिखा हुआ देखिए, न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर वेयर प्रिंटेड, देयर वेयर एल्मेनेक्स, रिचुअल कैलेंडर्स, बैलेड्स एंड फॉक टेल्स। देखिए आप ध्यान से, अच्छा यहाँ पे ना आप बैलेड्स के बगल में चाहें तो आप कॉमा डाल सकते हैं, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अब जो है नए नए प्रकार के चीज़ों के बारे में किताबें हमारा छप रहा था, यानी कि जिसके बारे में लोगों को पहले कुछ मालूम भी नहीं था उसके बारे में भी किताब छप रहा है, तो हर कोई इसको पढ़ना चाहेगा। अब देखो कोई चीज़ यदि नया कहीं पे छपता है, या फिर न्यूज़पेपर हो, या फिर टीवी में हो, या फिर रेडियो में हो, तो हर कोई इसको गौर से सुनता है या फिर पढ़ता है। तो अब यहाँ पे यूरोप में लोग पहले शिक्षित नहीं थे, उतना ज़्यादा जागरूक नहीं था, लेकिन अब जागरूक होने लगा है, लोग पढ़ना चाहते हैं, तो हर चीज़ उसको क्या लग रहा है, नया लग रहा है, क्योंकि पहले उसके बारे में जानता नहीं था, है ना। लेकिन अब जब बुकों में छापा जा रहा है तो उसको लग रहा है कि ये हमारे लिए क्या है, नया है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, यानी कि पढ़ना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर वाज प्रिंटेड, यानी कि नया नया अलग अलग प्रकार का फॉर्म जो है वो प्रिंट हो रहा था।
बात समझ आ रही है? यानी कि हर चीज़ यहाँ पे नया नया छप रहा था, यानी कि हर कुछ यहाँ पे बिल्कुल नया होने वाला था। ठीक है, आगे देयर वेर एल्मेनेक्स, रिचुअल कैलेंडर्स, बैलेट्स एंड फॉकटेल। देखिए एल्मेनेक्स का मतलब क्या होता है? एल्मेनेक्स का मतलब होता है पंचांग। पंचांग इसका शुद्ध हिंदी होगा हो गया पंचांग। मतलब ये हो गया कि कुछ इस प्रकार का। पंचांग का मतलब क्या समझ में आ रहा है? 5 वाला कुछ होगा, 5 चीज़ों का समूह होगा कुछ। यानी कि आप कह सकते हैं कि बेसिकली उसमें एक प्रकार का यदि कविता आता होगा तो वो 5 पैराग्राफ का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यदि वो कहानी है तो 5 पन्नों का हो सकता है, इस प्रकार का। यानी कि बिल्कुल नया नया चीज़ यहाँ पे छप रहा था। रिचुअल कैलेंडर्स बैलेट्स मतलब क्या हुआ? मतलब कि कैलेंडर भी अब छप रहा था नया नया। अब देखो भाई कुछ भी नया है तो लोग ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में जानना चाहेगा। अब जानना चाहेगा तो उसको कहाँ से जानकारी मिलेगा? पढ़ के ही मिलेगा, है कि नहीं? आगे एंड फॉक टेल्स, यानी कि पुराना पुराना कहानी भी जो है अब वहाँ पे छप रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आदमी जिस चीज़ के बारे में पहले नहीं जानता था अब उसके बारे में वो जानना चाह रहा है, उसके बारे में वो सीखना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली हमारा एल्मेनेक्स का मतलब क्या हो गया? पंचांग। 5 चीज़ों का समूह होगा वो, बेसिकली 5 का वो कविता का समूह हो सकता है, कहानी का समूह हो सकता है, या फिर किसी और चीज़ों का समूह हो सकता है। कैलेंडर था हमारा, रिचुअल कैलेंडर्स, बैलेट्स। नए नए कैलेंडर छप रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि अरे बाप रे इतना सुंदर सुंदर छप रहा था, हमको उसके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। और फॉक टेल्स यानी कि नए नए कहानी भी हमारे उस समय पे छापे जाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे हर कुछ नया है तो लोग उसको जानना चाहेगा, उसके बारे में सीखना चाहेगा। उसके बाद पीरियोडिकल्स, इसके में क्या देखिए, द पीरियोडिकल्स कंबाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स, इंटरटेनमेंट, entertainment, newspapers and journals carried information about wars and trade as well as news of developments in other places. periodicals का मतलब बेसिकली हो गया न्यूज़पेपर, आप कह सकते हैं। बेसिकली आप न्यूज़पेपर कह सकते हैं। periodicals का मतलब होता है कि जो हर वक्त जो है ना सप्ताह भर सप्ताह, यानी कि हर सप्ताह या फिर हर महीने क्या आता रहे वो डेली आपके घर पे आता रहे। जैसे आपका न्यूज़पेपर आता है डेली आता है ना, उसी प्रकार से आपका पीरियोडिकल्स था। तो पीरियोडिकल्स में बेसिकली क्या लिखा रहता था? पीरियोडिकल्स में बेसिकली आपका करंट अफेयर आता था, कि मतलब कि आज जगह जगह पर क्या क्या हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंसिडेंट डेली हो रहा है तो लोग उसके बारे में जानना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, सीखना चाहेगा, है ना। वही बात यहाँ पे। तो पीरियोडिकल्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर रहा होगा, मैगजीन रहा होगा उस समय पे, जो कि करंट अफेयर को कंटेन करता था, या फिर इंटरटेनमेंट को भी वो कंटेन करता था। कोई मौज मस्ती वाला चीज़ हो गया वो भी उसमें लिखा रहता था। तो हर आदमी यहाँ पे पढ़ना चाहता था। करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग जानना चाहता था कि हमारे अलावा दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है। अब कैसे मालूम चलेगा? पढ़ के मालूम चलेगा, है ना। आगे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरिड इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉर्स। तो जो न्यूज़पेपर उस समय को होते थे हमारे, और जो हमारे जर्नल्स हुआ करते थे, वो जर्नल मतलब थोड़ा बहुत जो उनको समाचार मिल गया, न्यूज़पेपर के थ्रू मिल गया, मैगजीन के थ्रू मिल गया, इन सभी चीज़ों में क्या क्या लिखा रहता था? यानी कि इन्फॉर्मेशन होता था किसके बारे में? वॉर के बारे में होता था, एंड ट्रेड के बारे में होता था। वॉर और व्यापार, यानी कि युद्ध और व्यापार दोनों के बारे में रहता था। एज वेल एज न्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, इसके साथ ही साथ कि बाकी दूसरों जगहों पर क्या कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट का काम क्या कुछ नया हो रहा है, ये भी उसमें लिखा हुआ रहता था। अब यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं ना, इन सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हैं कि लगभग हर जगह पर ना एक नया नया चीज़ हो रहा था। अब जब हर जगह पे नया नया हो रहा है, कुछ ना कुछ डेली इंसिडेंट घट ही रहा है, तो हर इंसान उसके बारे में पढ़ना भी चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए उसके बाद फिर रोल ऑफ बुक सेलर्स। बुक सेलर का क्या रोल था भाई रीडिंग मैनिया को बढ़ाने में? बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लो प्राइस बुक्स फॉर सेल। देखिए जो बुक सेलर हुआ करते थे हमारे, जो किताबों को बेचते थे, वो ना पैडलर्स को हायर करते थे। पैडलर्स मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो कि पैदल चल चल कर किताबों का क्या करेगा, अलग अलग गाँवों में शहरों में बुल बुल कर उसको बेचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बुक सेलर का भी रोल बहुत ज़्यादा है रीडिंग मैनिया को बढ़ाने के लिए। यानी कि लोगों को जो पढ़ने का आदत डाला, जो शौक डाला, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ बुक सेलर का भी है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, लोगों को हायर किया, जिसको हम लोग क्या कहें, पेडलर कह दिए, पेडलर्स कह दिए। वो लोग क्या करते थे, बेसिकली दुकान पर से छोटे मोटे किताब उठाते थे, सस्ते दामों वाला किताब, और जाकर वो लोग घूम घूम के गाँव में बेचा करते थे। अब जरा बताओ, जब वो घूम घूम के सस्ते दामों में किताब बेच रहा है तो क्या आदमी नहीं खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा, और उसको पढ़ना भी चाहेगा, उससे सीखना भी चाहेगा, जानना चाहेगा कि आखिर किताब में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बुक सेलर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद साइंटिस्ट एंड थिंकर्स, यहाँ पे साइंटिस्ट और थिंकर का भी रोल था।
क्या रोल था इसके बारे में देखो। साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन, इसको बहुत सारे लोग आइजैक न्यूटन भी पढ़ते हैं या फिर आइजैक न्यूटन भी पढ़ते हैं। खैर आपको जो समझ में आए आप वो पढ़ लीजिए, इसको प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन began to publish their discoveries. Writings of thinkers like Thomas Paine, Voltaire and Rousseau also affected the thinking of the people. यानी कि ये जो बड़े बड़े कुछ लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट हो गए, हमारे बड़े बड़े थिंकर लोग हैं, जिसको कि हम लोग फिलोसफर भी कहते हैं, इन लोगों का जो भी आइडिया होता था ये अपने बुकों में छाप देते थे। अब देखो जब इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा थिंकर है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, तो क्या लोग इसके बारे में नहीं जानना चाहेगा कि इसने आखिर क्या लिख दिया, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे। और आइजैक न्यूटन तो उस समय से ही प्रसिद्ध थे और आज भी प्रसिद्ध हैं। तो वो क्या करते थे, अपने डिस्कवरी को किताबों में लिखा करते थे। यानी कि किताब उठाएं, पन्ना उठाया, उसमें अपना जो भी उन्होंने डिस्कवरी लिखा उसको उन्होंने उसमें मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद वो बुक को पब्लिश भी करवाते थे, तो लोग उसके बुकों को खरीदते थे कि आखिर न्यूटन साहब ने क्या लिख दिया भाई, पढ़ना चाहिए उसके बारे में, है ना। ये तो हो गया हमारा न्यूटन के बारे में, यानी कि साइंटिस्ट के बारे में। और हमारे पास यहाँ पे कुछ थिंकर भी थे, यानी कि फिलोसफर भी थे, जो कि समय समय पर अपना ज्ञान देते रहते हैं समाज को। जैसे कौन कौन, थॉमस पेयर, वोल्टेयर एंड रोस्यू, ये कुछ ऐसे हमारे थिंकर्स लोग थे जो कि अपने आइडिया को लोगों के सामने शेयर करते थे और लोग इनको मानते भी थे कि अरे भाई इतना बड़ा थिंकर है, ये लिखा होगा तो कुछ सही ही लिखा होगा, है ना। चलिए ये सब था हमारा। तो ये 5 ऐसे कारण हैं हमारे पास जिसके थ्रू यूरोप में क्या हो गया, हमारा रीडिंग मैनिया डेवलप हो गया। मतलब कि लोग अब क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना, हर एक चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे अब नया नया हो रहा था, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे ना एल्मेनेक का मतलब हमने लिख दिया है, जो कि हमने आपको यहाँ पे कहा ना अभी, एल्मेनेक कहा गया हमारा, ये वाला यहाँ का मतलब हमने लिख दिया है। क्या है देखिए, एन एनुअल पब्लिकेशन गिविंग एस्ट्रोनॉमिकल डाटा about data information about the movement of the sun and moon, timing of full tides and eclipses। मतलब बेसिकली हो गया कि एक छोटा सा ऐसा बुक रहा होगा उस समय पे, जिसमें कि अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा हुआ रहता होगा। जैसे धरती के ऊपर क्या हो रहा है, या फिर आपका कह सकते हैं कि धरती और मून के बीच में क्या संबंध है ना, ये सब चीज़ घूमता कैसे है, फुल टाइड, हाफ टाइड, यानी कि लो टाइड हाई टाइड कब आता है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहता था, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा यहाँ पे है, पेडलर्स सोल्ड बुक्स अराउंड द विलेजेस इन यूरोप। अब वो जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया, रोल ऑफ बुक सेलर्स, यानी कि बुक सेलर्स किसको हायर करते थे, पेडलर्स को। वो लोग छोटे मोटे किताबों को सस्ते दामों में गाँव में घूमकर बेचते थे। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पेडलर्स सोल्ड बुक अराउंड द विलेजेस इन यूरोप, यानी कि वो लोग क्या करते थे, पेडलर यूरोप के छोटे मोटे गाँव में जाते थे और अपने सस्ते किताबों को सस्ते दामों में बेचते थे, है ना। इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल, यानी कि बुक सेलर जो किताबों को बेचते थे बड़े लेवल पर, वो सारे लोग पेडलर्स को हायर करते थे, यानी कि छोटे मोटे लोगों को अपने पास रखते थे, जो कि सस्ते दामों वाले किताबों को गांव घूमकर बेचा करते थे और लोग उसको खरीदते भी थे, ठीक है। आगे, इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वेर कैरिड बाय पिटी पेडलर्स नॉन एज चैपमैन एंड सोल्ड फॉर अ पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। देखिए ध्यान से, इन इंग्लैंड पिनी चैप बुक का मतलब मालूम है क्या होता है? पिनी चैप बुक का मतलब हो गया कि बहुत छोटा सा किताब और बड़ा ही सस्ते दामों वाला किताब, है ना। आगे, वेयर कैरिड बाय पिटी पेडलर्स नॉन एज चैपमैन। देखिए ध्यान से, अब मतलब यहाँ पे कहा गया है पिटी पेडलर्स का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे पेनी का मतलब तो समझ में आ गया कि मतलब कि छोटा मोटा सिक्का वक्का से जो कि खरीद लेता होगा अपने किताबों को, है ना। लेकिन यहाँ पे पिटी का मतलब क्या हुआ? पिटी पेडलर्स का मतलब ये हो गया कि मतलब छोटा मोटा, जैसे कोई ऐसा इंसान है जो कि फालतू बैठा हुआ है, मान लीजिए, है ना। बुक सेलर उसको कहता था कि भाई तुम फालतू में बैठे हुए हो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमको क्या देंगे, किताब देंगे, और तुम इसको गांव घूम कर सस्ते दामों में बेच देना, बदले में हम तुमको कुछ पैसा दे देंगे, है ना। इस प्रकार का होता था। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस बात को समझिए, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया इसमें? कहा गया कि इन इंग्लैंड, यूरोप का ही एक छोटा सा हमारा कंट्री है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड का यहाँ पे बात हो रहा है। पेनी चैप बुक्स का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात तो पेनी चैप बुक्स का मतलब हो गया, पेनी का मतलब पहले समझिए, पेनी का मतलब होता है अंग्रेजी वाला सिक्का,
यानी कि जो इंग्लैंड में चलता होगा ना छोटा मोटा सिक्का, वो सिक्का। तो ये तो हो गया हमारा पेनी का मतलब। चैप बुक का मतलब क्या होता है? चैप बुक का मतलब हो गया कि मतलब एक ऐसा किताब जो कि बहुत छोटा है, जो कि पॉकेट में भी अट सकता है। तो वही यहाँ पे बात कहा गया कि छोटे मोटे किताबों को वहाँ के लोग सिक्कों से ही खरीद लेते थे, यानी कि उनको पेपर वाला नोट देने का जरूरत भी नहीं पड़ता था। जैसे हमारे भारत में देखा जाए, ये कोई किताब है जो कि बहुत छोटा सा है, जो कि बच्चों के लिए, जिसमें कि वर्णमाला रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुदरा पैसे से खरीद सकते हैं, 10-15 रुपये का देता है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक मतलब कि छोटे मोटे किताब जो कि पॉकेट में भी अट सकता है, उसको वहाँ के लोग सिक्कों से ही खरीद लेते थे, अंग्रेजी सिक्कों से ही वो लोग खरीद लेते थे, जो कि वेयर कैरिड बाय पिटी पैडलर्स नोन एज चैपमैन। लेकिन बेचता कौन था? पैडलर्स। पेडलर्स उसको बेचता था, अपने थैले में करके गांव गांव घूमते थे और उसको छोटे मोटे किताबों को वो लोग बेचते थे, बदले में उनको सिक्का मिल जाता था, है ना? और उसी पेडलर्स को क्या कहा गया है? चैपमैन कहा गया है। बेसिकली पीटी पेडलर्स का मतलब हो गया आम इंसान, आम आदमी जो कि घूम फिर के अपना सामान बेच रहा है, छोटा मोटा आदमी। एंड सोल्ड फॉर अ पेनी, और वो अपनी किताबों को सिक्कों में ही बेच देता था, मतलब कि कम दामों में बेच देता था, ठीक है? सो दैट इवन दे पुअर कुड बाय देम, और चूंकि बड़ा सस्ते दामों में बेचता था, है ना? यानी कि लोग, इतना सस्ता था कि लोग एक दो को सिक्का दे के ही किताब को खरीद लेता था, यानी कि किताब का दाम बड़ा ही सस्ता था। इतना सस्ता था कि गरीब भी अब क्या कर सकता था, किताबों को खरीद सकता था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन फ्रांस दी बिलोथ बिलोथ ब्लू विच वेयर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स। यहाँ पे बात हो रहा है फ्रांस का। बिलोथ ब्लू एक वहाँ का किताब रहा होगा, कहाँ का? फ्रांस का, जो कि बड़ा ही सस्ता है, बड़ा ही सस्ता था। प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर, जो कि उनका सारा कंटेंट उस बुक का पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर पे प्रिंटेड है, यानी कि उसका जो क्वालिटी है उस बुक का वो बड़ा ही खराब है। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी जब खराब है तो उस किताब का दाम भी क्या होगा? कम ही होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। एंड बाउंड इन चीप ब्लू कलर, और वो किताब को जो है बड़ा ही सस्ता, बड़ा ही सस्ता और बड़ा ही कमज़ोर ब्लू कलर के कवर के अंदर उसको कवर कर दिया जाता था, है ना? दैट वेयर ऑल्सो सेल्ड बाई पेडलर्स, और उसको भी, उस किताब को भी पेडलर्स के द्वारा घूम घूम कर बेचा जाता था। बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है फ्रांस का, कि फ्रांस में एक बुक था, उसका नाम था बिलोथ ब्लू, ठीक है? बिलोथ ब्लू, ये वहाँ के बुक का नाम था, जो कि बड़ा ही सस्ता हुआ करता था, और इसका जो पेज था उसका क्वालिटी बड़ा ही खराब था। और इस बुक का कवर कैसा था? ब्लू कलर का कवर था। इसको भी पेडलर्स लोग घूम घूम के अलग अलग जगहों पर बेचा करता था, ठीक है? चलिए, यहाँ पे चैप बुक्स का मतलब हमने आपको बता दिया कि अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉकेट साइज बुक, यानी कि पॉकेट साइज बुक को ही डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कहते हैं चैप बुक, ठीक है? यानी कि इतना छोटा बुक जो कि पॉकेट में भी अट सकता है, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना पॉकेट डिक्शनरी, कितना छोटा रहता है, ठीक ना? आगे, दैट आर सोल्ड बाय ट्रेवलिंग पेडलर्स कॉल्ड चैपमैन, यानी कि वो भी जो है पेडलर्स के द्वारा बेचा जाता था, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे? चैपमैन कहते थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक में कोई डाउट? हर एक चीज़ समझ में आ रही है? यानी कि इसमें हम लोग, इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा? बेसिकली जो हमारा टॉपिक था द रीडिंग मैनिया, इसमें तो हम लोगों ने पहले इस 5 पॉइंट के द्वारा ये समझा कि आखिर यूरोप में रीडिंग मैनिया क्यों डेवलप हुआ, यानी कि लोग इतना पढ़ना क्यों स्टार्ट किया, ये हमारा 5 कारण था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है रोल किसका? पेडलर्स का। बेसिकली वो लोग क्या करते थे? सस्ते दामों वाले किताब को अपने पास रखते थे और उसको घूम घूम कर बेचते थे, और वो इतना सस्ता था कि यूरोप का लोग अलग अलग जगहों से एकदम सिक्कों में ही उसको खरीद लेते थे, यानी कि ज़्यादा पैसा भी उनको देने का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि किताब का दाम बड़ा ही कम होता था, ठीक है? ये भी हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या उसमें कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।